Hello guys, we will discuss here the historical backgrounds. It is a very complicated chapter in लक्ष्मीकांत, तो हम इसे इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई एज अ ट्रेडर। देन उनने अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश की इंडिया में। उस टाइम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उनने रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत से एक्ट लाए गए। पहला एक्ट लाया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देन अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। देन आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, देन एक्ट ऑफ 1786 एंड चार्टर एक्ट की 4 सीरीज, जिसे हम याद रखने के लिए पहले हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड उसके 20 ईयर्स के बाद में अगले 3 एक्ट लाए गए। हम पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को अच्छे से डिस्कशन करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये रेगुलेट करने के लिए लाया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के दौरान। देन इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टूवर्ड्स द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये सेंट्रलाइज किया गया एडमिनिस्ट्रेशन को। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसको गवर्नर ऑफ बंगाल है, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और ये एक सीक्रेट कमेटी द्वारा बनाया गया था, जबकि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे। और इस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में 1774 में, और सर एलिजा एमपी द फर्स्ट चीफ जस्टिस एंड अदर 3 जज हाइट, चैम्बर एंड लेमेस्टर। इसे हम HCL के द्वारा याद रख सकते हैं, जैसे H मीन्स हाइट, C मीन्स चैम्बर एंड L मीन्स लेमेस्टर। देन इस एक्ट का सेक्शन 13 वो कहता है एम्पावर टू क्राउन टू इस्टेब्लिश अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, एंड द COD द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज इस्टेब्लिश फॉर इस्टेब्लिश। इसमें टोटल 4 मेंबर होते थे। Then all the civil and military power were given to the governor general in council. It have 5 member governor general and 4 council member. governor general in council civil and military power इनको दी गई, और जो COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो इसके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अफेयर्स को देखता था। देन नेक्स्ट एक्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, और यह एक रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट का अमेंडमेंट एक्ट है ना। जो सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन रेगुलेटिंग एक्ट। देन द सुप्रीम कोर्ट एंड जो गवर्नर जनरल एंड जो एम्प्लॉय थे कंपनी के, उनके बीच में ना टजल होता था। तो जो इस एक्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसको कम कर दिया गया। देन नेक्स्ट एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट का नाम देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स। इस एक्ट के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 एंड जो अमेंडिंग एक्ट है 1781, उसकी जो कमियां है उसको पूरा करने के लिए लाया गया। और हमने देखा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जिसमें COD की स्थापना की थी, कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो 2 अफेयर्स देखती थी, कमर्शियल अफेयर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। लेकिन इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो COD है उसको अलाउ कर दिया कि कमर्शियल अफेयर्स देख सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के। बट द न्यू बॉडी वाज क्रिएटेड इन दिस टाइम, दैट इज BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। मतलब द कमर्शियल अफेयर एंड पॉलिटिकल अफेयर्स वाज डिवाइडेड। द कमर्शियल अफेयर्स COD कोड ऑफ डायरेक्टर देखते थे, एंड द पॉलिटिकल अफेयर्स द न्यू बॉडी वाज क्रिएटेड, दैट इज BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैनेज करेंगे। इसमें टोटल 6 मेंबर होते थे, और जो हमने देखा था जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उसमें टोटल 5 मेंबर्स होते थे, एक गवर्नर जनरल और 4 काउंसिल के मेंबर। तो इसमें इसकी मेंबर्स को रिड्यूस कर दिया गया 5 to 4। इन दिस एक्ट के द्वारा जो सर्वेंट्स थे वो ज़्यादा ही करप्ट हो गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वेंट्स कुडन गॉट एनी गिफ्ट और ट्रिब्यूट, वो किसी से गिफ्ट और ट्रिब्यूट मतलब उपहार नहीं ले सकते थे। देन नेक्स्ट एक्ट है एक्ट ऑफ 1786। In this time, the new Governor General of Bengal appointed, that is a लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। उसकी डिमांड थी कि वह जो
गवर्नर जनरल इन काउंसिल है उसके डिसीजन को ओवरराइड कर सकता था। देन आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। जो हमने पढ़ा था कि पिट्स इंडिया एक्ट में BOC वाज क्रिएटेड। सो BOC के जो मेंबर थे उनको सैलरी अलाउंसेस वो इंडियन एक्सक्यूएल मतलब भारतीय राजकोष से दी जाएंगी। देन नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बाय दिस एक्ट द एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो ट्रेड मोनोपोली मतलब एकाधिकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के ऊपर एकाधिकार हो गया था, मोनोपोली हो गई थी, उसको एबॉलिस्ट मतलब ख़त्म कर दिया गया। लेकिन दो चीज़ों को छोड़ के, एक था ट्रेड एंड एक था चाइना। क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट थे, जो ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। एंड कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फर्दर स्ट्रेंथन। Then allowed to Christian missionaries to come to India for purpose of enlightening the people। जो क्रिश्चियन मशीनरी मतलब जो क्रिश्चियन के धर्मगुरु थे उनको क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए इंडिया में अलाउ कर दिया गया। एंड प्रोवाइड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, जो पश्चिमी एजुकेशन है उसको इंडिया में प्रोवाइड किया गया। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, it is a final step towards the centralization। सो सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, और ये फाइनल स्टेप है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो उसमें क्या किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देन इसके अंदर कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was Lord William Bentinck। So Lord William Bentinck is the first Governor General of India। Then हमने देखा था जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जिसके अंदर टोटल 4 मेंबर होते थे, उसमें से एक मेंबर को एज अ लॉ मेंबर बना दिया गया। जो फर्स्ट लॉ मेंबर थे वो लॉर्ड मेकाले थे, है ना। और ये लॉर्ड मेकाले के द्वारा CRPC CPC एविडेंस एक्ट इंडिया में लाया गया। सो दिस इज़ अ लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये लास्ट चार्टर एक्ट है। ये इस सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। सो जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी वो लेजिस्लेटिव भी थी और एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ मेकिंग बॉडी भी थी और लॉ अप्लाई बॉडी भी थी। बट इन दिस एक्ट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन वाज सेपरेटेड। देन जो इंडियंस थे वो डिमांड कर रहे थे फॉर सिविल सर्विस में आने के लिए, जो रिक्रूटमेंट के लिए और सिलेक्शन के लिए। तो एक मेकाले कमेटी बनाई गई इन 1854। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सत्येंद्र नाथ टैगोर है तो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट्स जो 1864 में बने। और हम अगर सिविल सर्विस को आगे देते हैं तो कोठारी कमेटी बनी थी 1976 में, जिसके अंदर जो PT है प्रीलिम्स टेस्ट वो इंक्लूड किया गया सिविल सर्विस में। PT मेंस एंड इंटरव्यू तीनों को 3 डिवाइडेड हुए। देन आई सतीश चंद्र कमेटी 1989 जिसमें ऐसे इंक्लूड किया गया। एंड आई लास्ट में अलग कमेटी जो 2001 में आई और उसने रिपोर्ट दी 2011 में, जिसके अंदर CSET को इंक्लूड किया गया। सो थैंक यू।